Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, we have started our journey of a very interesting topic that is terms of trade at TY-BCom level. अब इस टर्म्स ऑफ ट्रेड में बच्चों हमने सीख लिया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड के थियरीज में बार बार यूज़ कर रहे थे। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? इट इज़ द रेट एट विच वन कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज होता है विद द अदर कंट्रीज़ का प्रोडक्ट। बराबर, हमने ये देखा। और इसमें हमने देखा कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हम दो कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। नंबर वन, ये दिखाता है रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटीज़। जब हम कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं उसमें हमने तीन रेशियोज देखा, दैट इज़ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड NBTT, देन ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो भी हमने देखा, और थर्ड हमने देखा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। जो ग्रॉस और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो प्रोफेसर टैसिग ने, FW टैसिग ने हमें सिखाया। और जो हमारा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड था, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट दोनों को कंसिडर किया गया, उसमें हमें अपनी इकोनॉमी का एक सुपीरियर कंसेप्ट दिया, जिसमें हम अपनी इकोनॉमी की इनकम लेवल को कंसिडर करते हैं, जो मेथड हमने GS डोरेंग से सीखा। फिर हमने दूसरी तरफ दूसरे टाइप्स ऑफ ट्रेड भी देखा, जिसमें हम क्या देखते हैं, रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी हमने प्रोडक्टिविटी को भी इम्पोर्टेंस दिया। यानी वो मेथड जो था वो जैकब वाइनर ने डेवलप कर दिया, जिसमें हमने पहला सीखा सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसमें उन्होंने क्या लिया, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर। लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि समहाउ कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स आ रही हैं, कि मैंने एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को तो इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन आई हैड इग्नोर्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ इम्पोर्ट सेक्टर। फिर उसने सेकंड मेथड डेवलप किया, दैट इज़ द डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये हमने सब मेथड सीखे। अब फाइनली इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा, जो सम टाइम आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी पूछा जाता है जनरली बच्चों, कि व्हाट आर द फैक्टर्स आर डिटर्मिनेंट्स इन्फ्लुएंसिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये जो हम टॉपिक टर्म्स ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, इस पर कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, और वो बहुत ईजी हैं और हम आज बहुत ईजिली समझ भी लेंगे। As you know that simplicity is our main motto, क्योंकि हम हर चीज़ इजीली बातें करते करते समझ लेते हैं। तो चलो आज सीखते हैं कि ये जो हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड सीखा बच्चों, जिसमें हमने क्या देखा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, एक रेट जिस पे एक कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज होता है विद अदर कंट्री का प्रोडक्ट, या अगर हम उसे अलग अंदाज में कहें तो एक रेशियो है, जहाँ पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, विद द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट का कमोडिटी। यानी हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या देखा बच्चों, कि T जो है ये क्या दिखाता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर विद द प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये नॉर्मली हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड को कंसिडर किया बच्चों, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स भी देखे, रेशोज़ भी देखे, हर चीज़ को हमने सिस्टमेटिकली कवर किया। आज हम देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पे अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है चेंज इन द टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, इनकम एक्सेट्रा। ये जो रहते हैं वो हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। यानी अगर टेस्ट बदली, फैशन चेंज हो गया, प्रेफरेंसेस और चॉइस बदल गए, लोगों की हैबिट्स बदल गई, तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द डिमांड। और जब डिमांड कम हो जाती है तो डिमांड फॉर इंपोर्ट भी कम हो जाती है, या डिमांड कम हो गई तो एक्सपोर्ट जो हम गुड्स कर रहे हैं उनकी डिमांड दूसरे कंट्रीज़ में कम हो गई, तो इट विल आल्सो अफेक्ट ऑन आवर टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्योंकि अगर आपका टेस्ट बदला, या फैशन बदला, या चॉइस बदला, यानी प्रेफरेंस बदला, या इनकम इंक्रीज और डिक्रीज हो गई, तो ये भी हमारे कंजम्पशन पैटर्न पे इफेक्ट होता है। तो जब ये फैक्टर्स बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन पैटर्न भी बदलेगा, और जब कंजम्पशन पैटर्न बदला तो डायरेक्टली डिमांड स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आएगा, और जब डिमांड बदलेगी तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आइदर ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी डायरेक्टली अफेक्ट किस पे हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। क्लियर बच्चों, इजी है। सेकंड हम देखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटीज़। अब नेचर ऑफ कमोडिटीज़ एंड टाइप ऑफ द कमोडिटीज़ विच आर ट्रेडेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज ऑलवेज डिफरेंट। हर कंट्री जो है वो अपने पोटेंशियल और कैपेसिटी के हिसाब से गुड्स को ट्रेडिंग करती है।
अब जैसे से फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जनरली दे आर एक्सपोर्टिंग द प्राइमरी एंड बेसिक गुड्स, वो उनको एक्सपोर्ट करते हैं। जब वो प्राइमरी और एक्सपोर्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो जनरली दे कमांड लेस प्राइस एट द इंटरनेशनल मार्केट। इसके लिए उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड जो रहते हैं वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहते हैं, वो एडवर्स रहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑल द कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उनको वो एक्सपोर्ट करते हैं एंड जनरली दे कमांड हाई प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसके लिए उनके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड रहते हैं वो मोस्टली फेवरेबल रहते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। एक तरफ हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्राइमरी गुड्स को, प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कैपिटल गुड्स को। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को बेनिफिट कम मिल रहा है, जनरली ये ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि उनको प्राइस कम मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलप्ड इकोनॉमी है जिनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सुपीरियर और इम्प्रूव्ड रहती है, बेटर उनके कैपिटल गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो दे विल रीफेच द गुड प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो जनरली इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसके लिए गेन ज़्यादा, बेनिफिट ज़्यादा, तो उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड भी ऑब्वियस है, इट इज़ फेवरेबल। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट आता है डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। अब ये भी हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बच्चों हम देखते हैं जब हमारी इकोनॉमी की डिसइक्विलिब्रियम बीओपी पोजीशन होती है तो गवर्नमेंट बहुत सारे जो है वो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करती है। बराबर बच्चों, हमने किया हुआ है। अब जब हम मॉनेटरी मेथड्स देखते हैं तो उसमें एक मेथड जो था वो ये भी था, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यानी जब हम करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं, उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट करते हैं, तो पता है इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा इम्पोर्ट रिड्यूस होता है एंड एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस किया, डेप्रिशिएट किया, तो इम्पोर्ट जो है वो कॉस्टली लगने लगता है और एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाता है। और जब एक्सपोर्ट चीपर होने लगता है तो डिमांड ज़्यादा मिलती है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट कम हो जाएगा, और इससे हमारा जो बीओपी डेफिसिट है वो करेक्ट होने लगता है। तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से भी हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफ़ेक्ट होता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा बट नेचुरल वी आर गेनिंग मोर, तो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होते हैं क्योंकि प्राइस जो है वो कम हुआ हमारा, तो वी विल गेट द बेटर एडवांटेजेस एट द इंटरनेशनल लेवल। ओके बच्चों, तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन हैबिट एक्सेट्रा, या हमने देखा नेचर ऑफ कमोडिटीज़, हर कंट्रीज़ का डिफरेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ कमोडिटी इट विल अफेक्ट ऑन देयर टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड देन इट इज़ अ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, क्योंकि व्हेन अ कंट्री डेप्रिशिएट देयर करेंसी तो इट मेक्स इम्पोर्ट कॉस्टलियर एंड एक्सपोर्ट चीपर, जिसकी वजह से उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड धीरे धीरे फेवरेबल होने लगते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से उनका फॉरेन करेंसीज़ का जो रिज़र्व है वो बढ़ने लगता है एंड ऑटोमेटिकली देयर बीओपी पोजीशन जो है वो सुपीरियर या बेटर या सरप्लस या पॉजिटिव होने लगता है। नेक्स्ट आते हैं 4th पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। अब ये भी जनरली आप जानते हो बच्चों, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी सुपीरियर होती जा रही है, इफ़ यू आर हैविंग द मॉडर्न एंड एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, तो बट नेचुरल क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपका एक्सपोर्ट लेवल जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्वांटिटी वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब टेक्नोलॉजी बेटर होती है तो सबसे बड़ा एडवांटेजेस पता है क्या होता है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होने लगती है, और जब कॉस्ट रिड्यूस होती है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट का प्राइस पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आया है, आपने बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ की और उसकी वजह से कॉस्ट कम हुआ लेकिन प्राइस तो सेम है, तो ये भी आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। तो इम्प्रूवमेंट द टेक्नोलॉजी आल्सो ब्रिंग द बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर योर इकोनॉमी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है रेसिप्रोकल डिमांड। अब ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर की जर्नी में एक अलग से मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल डिमांड, लेकिन आज हम इस चैप्टर में ये एक स्पेशल पॉइंट करके कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे रेसिप्रोकल डिमांड का भी बहुत इम्पैक्ट होता है।
रेसिप्रोकल डिमांड मीन्स व्हाट? रेसिप्रोकल डिमांड मतलब क्या होता है? ये एक होता है म्यूचुअल डिमांड फॉर ईच अदर गुड्स ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज। जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सपोज़ इंडिया है, अब इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो चाइना के ज़्यादा सेल होते हैं, और चाइना जो है इट हैज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडिया का फूड या इंडिया के क्लोथ। उनकी जो डिमांड है उनके कंट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए क्या होता है, इंडियंस जो है वो इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना, एंड दे विल इंपोर्ट द फूड एंड क्लोथ फ्रॉम द इंडिया, एनी प्रोडक्ट। तो ये रेसिप्रोकल डिमांड है, हमें दूसरे कंट्री के गुड्स की डिमांड है हमारे कंज्यूमर्स को, और चाइना के कंट्री में उनके कंज्यूमर्स को हमारे गुड्स की जो डिमांड है वो अलग अलग गुड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अब क्या होता है, जब हम एक दूसरे के गुड्स को डिमांड करते हैं, तो मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल डिमांड इज़ द म्यूचुअल डिमांड फॉर ईच अदर कंट्रीज़ के गुड्स की डिमांड। अब मेन क्या होता है, जब हम रेसिप्रोकल डिमांड देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा पावरफुल है, किसकी इलास्टिसिटी जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। क्योंकि इलास्टिक है यानी उतना पावर नहीं है, लेकिन इनइलास्टिक है मतलब वो गुड्स चाहिए हमें, तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो भी इफ़ेक्ट करती है। अब जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल कहा कि अगर चाइना की डिमांड फॉर इंडिया के गुड्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इंक्रीज़ भी होती जा रही है कि हमें इंडिया के ही फूड्स चाहिए, इंडिया का ही क्लॉथ्स चाहिए, अगर वो स्ट्रांग होता जा रहा है यानी हमारा एक्सपोर्ट का लेवल बच्चों बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट का लेवल बढ़ेगा यानी हमारे लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल। लेकिन चाइना में क्योंकि दे आर डिमांडिंग, दे आर इम्पोर्टिंग, तो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए जनरली देखते हैं, इम्पोर्टिंग कंट्री, ध्यान दो, इम्पोर्टिंग कंट्री के लिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े एडवर्स हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रही है। लेकिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल डिमांड। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में एक सेपरेट थियरी करके डिस्कस करेंगे जो J.S. मिल की थियरी है, और इसी थियरी को हम ऑफर कर्व से भी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये रेसिप्रोकल डिमांड है। रेसिप्रोकल यानी हमें जो डिमांड है वो अलग अलग कंट्रीज़ की गुड्स की डिमांड है, हमें दूसरे कंट्रीज़ के गुड्स अच्छे लगते हैं, उनको हमारे गुड्स अच्छे लगते हैं। लेकिन मेन क्या है, किसके गुड्स की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एवर इंक्रीजिंग है, तो बट नेचुरल उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा बच्चों, और जिनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल। ओके बच्चों, तो ये है रेसिप्रोकल डिमांड। ओके, नेक्स्ट होता है चेंजेस इन द फैक्टर्स एंडोमेंट। अब ये फैक्टर एंडोमेंट की बात आई बच्चों, कहाँ किया था, हेक्सचर और ऑयलन की थियरी में, यानी मॉडर्न थियरी में हमने पढ़ा था। अब जनरली जब हम कहते हैं कि हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हर कंट्री में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। अब जब हम देखते हैं कि देयर इज़ इंक्रीज़, जब हमारे पास जो फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब जब आपके पास फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी यानी एंडोमेंट बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, तो क्या होगा बच्चों, आपकी एक्सपोर्ट लेवल बढ़ेगी क्योंकि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बट नेचुरल यू विल एक्सपोर्ट मोर एंड योर टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल। लेकिन सपोज रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सा इफेक्ट भी दिखता है बच्चों। सपोज फैक्टर का एंडोमेंट लेवल रिड्यूस हो गया, इकोनॉमी में कुछ इफेक्ट हुआ, अर्थक्वेक हुआ, वॉर हुआ, कुछ फैक्टर्स की एंडोमेंट जो है वो रिड्यूस हो गई, जैसे हमने कोरोना के पीरियड में भी देखा था, काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, तो इट में अफेक्ट ऑन द फैक्टर्स का एंडोमेंट। हम चाहते हैं हमारे पास फैक्टर हो लेकिन कभी कभी अवेलेबल नहीं हो जाते। जब ऐसा सिचुएशन था तो हमने क्या देखा, इकोनॉमी में इंपोर्ट बढ़ जाता है, करेक्ट। जब हम देखते हैं फैक्टर एंडोमेंट कम हो जाते हैं तो इट विल हैव द ग्रेटर इफेक्ट, पूरा डिपेंडेंस किस पे हो जाता है, इंपोर्ट पे। और जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे हो जाएंगे, अनफेवरेबल, एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। तो इस तरह से फैक्टर का जो एंडोमेंट है, अवेलेबिलिटी है, अगर आप एंडोमेंट वर्ड ही नहीं यूज़ कर सकते हो,
यूज इट आप अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो अवेलेबिलिटी है वो आपकी इकोनॉमी में इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन यूर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का पोटेंशियल, उस पर इफेक्ट होगा। ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यू विल प्रोड्यूस मोर, यू विल एक्सपोर्ट मोर एंड यू विल अर्न मोर, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल। और इसका वाइस वर्सा, अगर एंडोमेंट कम है फैक्टर्स की तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा एंड आप डिपेंडेंट हो जाओगे इम्पोर्ट पे। तो इस तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो चेंजेस होते हैं एज पर द चेंजेस इन द फैक्टर का एंडोमेंट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। अब ये भी हम अलग पूरा चैप्टर करके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ हैं जो हर एक कंट्री जो है इंटरनेशनल ट्रेड का जब वो हिस्सा बनती है, एक पार्ट बनती है, तो दे विल ट्राई टू पुट सम टैरिफ के बैरियर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए हमारी इकोनॉमी का बीओपी पोजीशन पॉजिटिव, फेवरेबल। फॉर दैट सेक अगर टैरिफ के कुछ बैरियर्स रहते हैं या कभी कभी नॉन टैरिफ बैरियर्स भी देखते हैं। अब टैरिफ में तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज़ जो रहती हैं वो हमारे लिए रहती हैं, और उसके अलावा कभी कभी नॉन टैरिफ बैरियर यानी इंपोर्ट का कोटा, एक्सपोर्ट का कॉन्स्टेंट जो कोटा रहता है, या वॉलेंट्री कुछ रिस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, गाइडलाइंस आ जाती हैं। तो इस तरह से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो रहते हैं वो भी आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर ये बैरियर्स कम है, रिड्यूस हैं, तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहेगा। लेकिन अगर टैरिफ बढ़ा दिया, आपका इंपोर्ट जो है, सपोज़ हमने टैरिफ बढ़ा दिया, आपका इंपोर्ट रिड्यूस हो गया, तो आपका इंपोर्ट जब रिड्यूस हो जाता है तो हमारे पास जो बीओपी का पोजीशन डेफिसिट था वो थोड़ा करेक्ट होने लगता है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो पॉजिटिव भी हो जाता है। तो इस तरह से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं, बैरियर्स यानी हर्डल्स, रुकावटें जो हैं, वो भी आपकी इकोनॉमी में आपकी गवर्नमेंट जो है वो अपने इकोनॉमिक पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह के स्ट्रेटजीज़ को वो फॉलो करती है। तो ये भी हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफ़ेक्ट करती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हर कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी हर इकोनॉमी विद द पैसेज ऑफ टाइम बट नेचुरल वो अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव करती है, अपने रिसोर्सेज में इम्प्रूव करती है, उनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स है उसमें इम्प्रूव करती है। आजकल इकोनॉमी में वर्किंग कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है। जब ये बदलाव हो रहा है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो बट नेचुरल टर्म्स ऑफ ट्रेड भी क्या होंगे? फेवरेबल, क्योंकि हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। हम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रीवियसली बाहर से इंपोर्ट करते थे, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर ओन कंट्री, और उनकी कंपोजिशन, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अब हम जो पहले एक्सपोर्ट करते थे बेसिक रॉ मटेरियल, अभी हमारी जो कंपोजिशन है इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग उनको कम कर दिया। अभी हमारे एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं वो डिफरेंट, पहले हम कंज्यूमर गुड्स, रॉ मटेरियल गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हमारे ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी इफ़िशेंसी, उनका टैलेंट, उन रिसोर्सेज की लिटरेसी पावर वो बड़ा है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ वो बड़ा है, आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर ने काफ़ी डेवलपमेंट किया। जब ये पूरा कल्चर बदला है तो बट नेचुरल अभी हम भी यानी इंडिया भी हम देखते हैं जो चीज़ें हम पहले इंपोर्ट करते थे अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बदलाव है। इंजीनियरिंग गुड्स में वी आर अ गुड लीडर, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम ज्वेलरी ज्वेल्स में उसमें हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं वो आपकी इकोनॉमी में धीरे धीरे इम्प्रोवाइज हो रही हैं। तो यानी क्या हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर हो रहे हैं। तो इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफ़ेक्ट होता है। अब जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टीवाई लेवल पे तो जनरली ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है बच्चों। अब आपके सामने 8 पॉइंट्स हैं, आप इनमें से कोई भी 5-6 पॉइंट्स जो है आप एक्सप्लेन कर दो, ये आपका शॉर्ट नोट विल बी ईजी टू कंप्लीट। ओके बच्चों, तो ये था टर्म्स ऑफ ट्रेड की पूरी जर्नी हमने डिस्कस किया। इस जर्नी को हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 मेथड्स को देखा जो दिखा रहा था रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटी, जिसमें हमने नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिस्कस किया।
सेकंड में हमने क्या देखा, प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस की प्रोडक्टिविटी को हमने इंपॉर्टेंस दिया, जो जैकब वाइनर ने हमें सिखाया, यानी सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। आज हमने इस जर्नी को पूरा पॉलिश कर दिया विद द डिफरेंट फैक्टर्स जो इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये 8 फैक्टर्स हैं जो इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपसे ये शॉर्ट नोट में पूछा गया तो आप पहले इंट्रोडक्शन एज यूजुअल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, देन डेफिनेशन एंड एनी 5-6 पॉइंट्स फ्रॉम दिस गिवन 8 पॉइंट्स। ओके बच्चों, so I hope so you understood this the topic very clearly बच्चों. So if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.